नमस्कार, मेरा नाम आभा है। मैं श्री शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी कालड़ी के तृतीय वर्ष शोधार्थी हूँ। आज मेरा पर्चा का विषय है मलयालम फिल्म पड़ा में चित्रित आदिवासी जीवन। आदिवासी समुदाय को सीधे तौर पर अनुसूचित जनजातियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे कि संवैधानिक अनुसूची में दलितों को अनुसूचित जातियों के रूप में। प्रश्न ये है कि आदिवासी समाज जो अपने लंबे सामूहिक जीवन में घने जंगलों, पहाड़ों, नदियों, झरनों और वन्य जीवों के साथ अस्तित्व और स्थायित्व की प्रक्रिया में संघर्ष और सृजनशीलता में लिप्त रहे, कब एक समुदाय से जाति या उपजाति में परिवर्तित हो गए। इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक या पौराणिक प्रमाण नहीं है और यह आज भी शोध का विषय है। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के दौरान सामुदायिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था वाला समाज उभर कर सामने आया, जिसने आदिवासी समाज को आदिम काल से ही विकसित और समृद्ध किया है और यह व्यवस्था आज भी काफी हद तक बनी हुई है। इस समाज के मानवीय संबंधों की अपनी विशेषताएं रही है। आधुनिक विकास की धारणा के खिलाफ संघर्षरत आदिवासी समाज ने कानूनी व्यवस्था का व्यापक रूप से स्वागत किया है और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए देशव्यापी अभियान चला रहा है। आदिवासी समाज इसे हमारा गांव हमारा राज व्यवस्था स्थापित करने का एक सकारात्मक कदम मानता है। निराशाओं के बावजूद आदिवासी समाज अपने पारंपरिक स्वशासन के रूप को बनाए रखते हुए मानवता के बुनियादी मूल्यों को संरक्षित करने के प्रयास में, ताकि आधुनिक विकास के युग में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत हो सके और वैश्वीकरण, बासारवाद और उपभोक्तावाद के खिलाफ भारतीय समाज मजबूती से खड़ा रह सके। भारतीय समाज की बेहतर समझ के लिए हम जाति आधारित समुच्चय और आदिम समुदायों की अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं। दलित नेतृत्व का श्रेय बाबा साहेब अम्बेडकर की वैचारिक प्रेरणा को दिया जा सकता है, जिनकी सोच और संविधान में दिए गए राजनीतिक आरक्षण ने प्रमुख भूमिका निभाई है। इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लोकतांत्रिक नेतृत्व के उपहार में उनकी खुद की जागरूकता और तुष्टीकरण की नीति का प्रभाव भी देखा जा सकता है। इसके विपरीत आदिवासी लोकतांत्रिक नेतृत्व का उपहार अब तक अन्य वर्गों की तरह व्यापक नहीं हो सका है। विकसित और समृद्ध लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि विविधता से भरे भारत में सभी सामाजिक वर्गों की भागीदारी राष्ट्र निर्माण और मानव संसाधन के उपयोग के लिए सुनिश्चित हो। यह नहीं है कि आदिवासी समाज का इतिहास में कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं रहा। इन समुदायों के भी पूर्वोत्तर भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े राजवंश रहे हैं और उपनिवेश काल में भी इन्होंने सामंतों और फिरंगियों के खिलाफ कई संघर्ष किए, जो किसी अन्य वर्ग ने इतनी सघनता से नहीं लड़े। भारतीय संविधान में दलितों की तरह आदिवासियों के लिए भी राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें संविधान सभा में आदिवासी सदस्य जयपाल सिंह मुंडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई आदिवासी नेता प्रमुखता से उभर कर सामने नहीं आया। कई आदिवासी नेता होने के बावजूद उनमें से कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नहीं बन पाया। भौगोलिक अलगाव ने आदिवासी समाज में एक प्रकार की संतोषी मानसिकता को जन्म दिया, जिसमें निजी संपत्ति की अवधारणा विकसित नहीं हुई। भौतिक संपन्नता का लक्ष्य नहीं बना और वे बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित रखते हुए अपने में बंद समुदाय बने रहे। इससे वे अन्य समुदायों की राजनीतिक रणनीतियों को समझने में भी धीमे रहे। लोकतांत्रिक राजनीति के लिए जरूरी है कि राजनीतिक वैचारिकी का निर्माण हो। जब हम दलित और आदिवासी राजनीति की तुलना करते हैं तो दलितों में अंबेडकर जैसी प्रेरणादायक विभूति का होना स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे वे लगातार प्रेरणा लेते हैं, जबकि आदिवासियों के पास ऐसा कोई राष्ट्रीय स्तर का प्रेरणादायक नायक नहीं रहा जो उनके विचारों को एक दिशा दे सके। आदिवासी समाज में सामूहिकता का महत्व ऐतिहासिक रूप से मौजूद रहा है, जहां निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे, जबकि आधुनिक राजनीति में एकल नेतृत्व की धारणा प्रभावी होती जा रही है।
आजादी के समय महात्मा गांधी और बाद में नेहरू जैसे एकल नेतृत्व की छवि उभरी। अंबेडकर के अनुसार सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे कोई भी ताला खोला या बंद किया जा सकता है। दलित राजनीति ने इस चाबी का उपयोग किया। आदिवासी राजनीति में एनजीओ धर्मांतरणकारी तत्व या नक्सलवाद के नाम पर हिंसक समूह इसे नियंत्रित करते हैं, जो कि आदिवासी हितों के लिए उपयुक्त नहीं है। आदिवासियों के बारे में जो भी धारणाएं और जानकारी है वे भारत की फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचती है। तथाकथित मुख्यधारा की फिल्मों और मीडिया में केवल कुछ ही आदिवासियों को शामिल किया जाता है, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मुख्यधारा समाज द्वारा आदिवासियों के प्रति जो प्रांतियां बनाई गई हैं, उन्हें भी फिल्म और मीडिया के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। पड़ा 2022 में प्रदर्शित एक पॉलिटिकल थ्रिलर यानी रियलिस्टिक मलयालम फिल्म है, जिसका निर्देशन कमल KM ने किया है। इसमें कुंजाको बोबन, जोजू जॉर्ज, विनायकन और दिलीश पोतन मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म 1996 में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जब पालक्काड के कलेक्टर को बंधक बना लिया गया है। 1996 में केरल विधानसभा में पारित किए गए विवादास्पद आदिवासी भूमि संशोधन बिल के विरोध में अयंगाळीपड़ा के 4 कार्यकर्ताओं द्वारा पालक्काड के कलेक्टर को बंधक बनाकर अपनी मांग के मनवाने के प्रयास को कमल ने पर्दे पर प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक कहानियों को जब पर्दे पर दिखाया जाता है तो सिनेमा में कई तरह की रचनात्मक स्वतंत्रता देखने को मिलती है। पड़ा में इतिहास के प्रति पूरी निष्ठा बनाए रहते हुए इसे एक प्रभावशाली फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। आज के समय में भी इसकी प्रासंगिकता इसे देखने लायक फिल्म बनाती है। कहानी 4 मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साथ आते हैं और उसके बाद की घटनाओं में दर्शकों का ध्यान खींचते हैं। इसके साथ ही उनके पात्रों को मजबूती से स्थापित करने में उनके प्रदर्शन और पटकथा की अहम भूमिका है। फिल्म की शुरुआत 5 लोगों को विभिन्न स्थानों पर कुछ बड़ी बात करने की योजना बनाते हुए दिखाने से होती है, जिससे एक क्रांति का सूत्रपात हो सकता है। 5 लोगों अपने गंतव्य पर पहुंचता है और कलेक्टर के आने का इंतजार कर रहा है। एक दिन के इंतजार के बाद उसमें 4 लोग कलेक्टर के कक्ष में घुस जाते हैं और उसके आसपास के लोगों को भगाकर कलेक्टर को जबरदस्ती बांध देते हैं। कलेक्टर के पूछने पर वे खुद को अयंगाळीपड़ा के रूप में पहचानते हैं, जो आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। उनका मौजूद संकल्प कलेक्टर को बंधक बनाए रखना है, ताकि वर्तमान सरकार पर विवादित आदिवासी भूमि संशोधन विधेयक को रद्द करने का दबाव डाला जा सके। आदिवासी समुदाय की दयनीय स्थिति को फिल्म में कलेक्टर और उन चार लोगों के बीच संवादों के माध्यम से और अधिक स्पष्टता से दिखाया गया है। कलेक्टर उनकी दुर्दशा के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं और उनके उद्देश्य के साथ सहमत हो जाते हैं। विनायकन जो बालू की भूमिका निभा रहे हैं, कुंजाको बोबन जो रागेश बने हैं, दिलीश पोतन जो नारायण कुट्टी के किरदार में है और जोजू जॉर्ज जो अरविंदर की भूमिका में है। चारों ने अपने शानदार प्रदर्शन से पड़ा के दृश्यों को और भी प्रभावी बना दिया है। हर किरदार को उनकी अपनी विशेषताएं दी गई है, जो दर्शकों तक बेहद विश्वसनीय तरीके से पहुंचती है। जैसे कि कलेक्टर के कार्यालय में शिकायत लेकर आए लोगों के प्रति अरविंदर का बर्ताव, बालू का व्यवहार और मिशन के दौरान बच्चे के उलझने जैसी सूक्ष्म तत्वों को चारों ने खूबसूरती से निभाया है। मुख्य सचिव के किरदार में प्रकाश राज ने भी अपनी भूमिका में शानदार प्रदर्शन किया है। व्यवस्था के अंदरूनी व्यवहारों को प्रकाश राज का किरदार बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाता है। जिला कलेक्टर के रूप में अर्जुन राधाकृष्णन ने भी अपने किरदार को सुंदरता से निभाया है। पुण्यमाया प्रसाद, इंद्रंस, जगदीश, शाइनटॉम चाको, जेम्स एलिया और सलीम कुमार ने भी अपने अपने किरदारों में बेहतरीन योगदान दिया है।
कुल मिलाकर कास्टिंग ऐसा पहलू है जिसे विशेष रूप से उल्लेखनीय कहा जा सकता है। सभी कलाकार अपने किरदारों को विश्वसनीयता के साथ दर्शकों के सामने लाने में सफल रहे हैं। 1996 के दृश्य में कलेक्टर का कार्यालय और उसके आसपास का परिवेश फिल्म में मुख्य स्थान के रूप में लिया गया है और इसे बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। समीर ताहिर की सिनेमेटोग्राफी और विष्णु विजय का पार्श्व संगीत भी पड़ा के दृश्यों को और उत्कृष्ट बनाते हैं। सभी संभावनाओं का खूबसूरती से उपयोग करते हुए सिनेमेटोग्राफी की गई है। वास्तविक घटना पर आधारित कहानी को पेश करते हुए भी निर्देशक कमल ने 2 घंटे तक दर्शकों को पूरी तरह से जोड़े रखने में सफलता पाई है। फिल्म में राजनीतिक मुद्दे को मजबूती से सामने रखा गया है। नारेबाजी या उपदेश देने के बजाय निर्देशक ने फिल्म की भाषा का उपयोग कर इसे प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया है। कलेक्टर को बंधक बनाना और उसके बाद अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास फिल्म का मुख्य विषय है। इस बीच उनके परिवार की स्थिति, सरकार के कदम, भोजन और बुनियादी जरूरतों जैसी बातों को भी सूक्ष्मता से दिखाया गया है। बालू का किरदार इस विरोध को अन्याय के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखता है। वर्षों बाद की सारी अन्य ही पड़ा को प्रासंगिक बनाता है। आखिरकार वास्तविक घटनाओं और पात्रों को कुछ समय के लिए स्क्रीन पर दिखाकर फिल्म इतिहास के प्रति निष्ठा बनाए रखने में सफल होती है। राजनीतिक लक्ष्यों और सत्ता संघर्षों में बलि चढ़ते लोगों की कहानियों को निर्देशक दोनों पक्षों से दिखाने में सफल हुए हैं। पड़ा हमें उभरती आवाजों और भड़कते विरोधों की याद दिलाता है। राजनीतिक लक्ष्यों और संघर्षों के बीच पिसते हुए लोगों की कहानी को निर्देशक दोनों पक्षों से संतुलन के साथ दिखाते हैं। ये फिल्म बार बार याद दिलाती है कि आवाज उठाने वाले और मानवता के साथ खड़े होने वाले लोग हमेशा निशाना बनाए जाते हैं। 1996 में अयंगाली पड़ा ने जो मुद्दे उठाए थे, निर्देशक कमल उन्हें आज भी हमारे सामने लाते हैं और ये फिल्म बार बार आदिवासी जनता, उनके जीवन और उनके अधिकारों के संघर्ष की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। स्वस्थ और समृद्ध लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। भारत को एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में उभरने के लिए आदिवासी ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के जागरूक नागरिकों और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि वे आदिवासी नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दें। पड़ा से एक गंभीर विषय प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिसमें स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण है और ये दर्शकों पर प्रभाव डालने वाली एक अनुभवात्मक प्रस्तुति के रूप में सामने आई है। निर्देशक इसे इतिहास की एक घटना तक सीमित नहीं रहते बल्कि ये फिल्म उठती आवाजों और भड़कते विरोधों की याद दिलाती है। पड़ा जो लगातार जारी अन्यायों का चित्रण है। ये फिल्म उन अन्यायों के खिलाफ विद्रोह की याद दिलाती है जिससे हमें संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इतने में मैं इस समाप्त करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये आप सबके लिए लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।